अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पिछला हफ्ता 10 दिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई स्ट्रेसफुल रहा। भले वो किसी भी सियासी जमात के सपोर्टर्स हों, वर्कर्स हों या आम आवाम जो किसी भी सियासी जमात को ऐसा सपोर्ट नहीं करती, लेकिन पाकिस्तानी रियासत से बहरहाल उनको गर्ज है और पाकिस्तानी रियासत की स्टेबिलिटी उनको बहुत अजीज़ है। तो जाहिर हर पाकिस्तानी शहरी का सबसे बड़ा कंसर्न भी यही होता है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मालाकंड में जब खिताब किया, अपने धुआंधार खिताब में, जहां मुखालिफिन को तो उन्होंने आड़े हाथों लिया ही, जिस तरह अपोजिशन के रहनुमा भी वज़ीर आज़म साहब को आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने आज जो दो बड़ी खुशखबरियां अपने खिताब में खैबर पख्तूनख्वा में शेयर की जलसे में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने ट्वीट भी की है और ये बहुत बड़ी खबर है। ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से बहुत बड़ा इक़दाम है जो आज हुआ। वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि ये उनकी ट्वीट है और इन्होंने जलसे में भी बात की कि गुफ्तो शनीद और कानूनी कशमकश के 10 बरस बाद रेकोडेक कान से इस्तेफादे के लिए बैरिक गोल्ड से कामयाब मुआहिदे पर मैं कौम और बलोचिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीबन 11 अरब डॉलर्स के जुर्माने की तलाफी के बाद, यानी इस पर 11 अरब डॉलर्स जो कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को अदा करना पड़ना था, ये जो 2000 अरब रुपए हमें अदा करने पड़ने थे, ये मुआफ हो गए पाकिस्तान को। और बलोचिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की भी राह हमवार हो गई है, जिसके नतीजे में इंशाल्लाह 8000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। कहना था वज़ीर आज़म साहब का। मजीद उन्होंने कहा कि अपनी इस्तेदाद के एतबार से रेकोडेक दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। इससे हमें कदमों में बेड़ियों की माने चिमटे कर्ज से निजात हासिल करने में मदद मिलेगी और हम तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जाहिर है कि बहुत बड़ी बात है। आज वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि अगर मैं इस पर साइन ना करता और ये एक नया कदम हम ना उठाते तो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को कुछ ऐसे कर्जों की बेड़ियों में हमने जकड़े जाना था। मजीद के खैबर पख्तूनख्वा का डेवलपमेंट बजट जो सालाना उन्होंने बताया 200 अरब है, और अगर ये 2000 अरब रुपए सोचें आप, पाकिस्तानी कौम के गले में फंदे की तरह लटक जाता तो पाकिस्तान मजीद एक कमज़ोर रियासत की तरह उभरता। सो आज इस पर भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट दिया है। आज एक कहानी में नया ट्विस्ट आया है जो उन्होंने कुछ हकाइक शेयर किए। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं और 7 दिन के अंदर अंदर उनको अपनी पोजीशन वाजे करने का कहा है। 1 हफ्ते के बाद, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की और इसी पर हम पहले सेगमेंट में गुफ्तगू भी करेंगे। 1 हफ्ते बाद इन मुनहरिफ अराकीन की नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी और तमाम अराकीन ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। यानी ताहयात नाअहली की जो बात कई मुनहरिफ अराकीन कहते थे कि हुकूमत हमें महज डराने के लिए बात कर रही है, अब बहुत से कानूनी माहिरीन भी फवाद चौधरी साहब वाली बात कर रहे हैं। हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीकी, पाकिस्तान के मायानाज वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतहर काज़मी साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। अपने ज़बरदस्त सियासी तजज़ियों और अपनी विट के हवाले से ये बहुत मशहूर हैं। मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं क्योंकि गुफ्तगू के आगाज़ में ही हमारे पास एक कानूनी नुक्ता ज़ेरे बहस आ गया है। ये बताइए कि कल जो हुकूमत जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तशरीह के हवाले से रुजू करने की 63(1)(a क्या कहता है? क्या ताहयात नाअहली की बात हकीकत बन सकती है मुनहरिफ अराकीन के लिए? बहुत शुक्रिया। एक तो मलिया पूरी कौम को मुबारक हो कि जो खास तौर पर रिकॉर्ड का मामला, ये छोटा मामला नहीं है और एक फरहाद चौधरी साहब के अपने कारनामों में से एक कारनामा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ और अल्टीमेटली इमरान खान साहब और उनकी टीम ने ये कामयाबी हासिल की है। इससे बलूचिस्तान में बहुत डेवलपमेंट होगी और जो लोगों के जो महरूमियों के हवाले से बात करते हैं उनकी किसी हद तक दादरसी हो सकेगी। दूसरा सवाल बड़ा अहम है, वो अहम इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको मैं लेके जाऊंगा ख्वाजा अहमद तारक रहीम, यानी बुनियादी तौर पर 2 केसों की तरफ लेके जाऊंगा तारीख के जरोकों में। वो अपना एक बेनजीर साहिबा की जो असेंबलियां डिसॉल्व होने वाला केस और एक नवाज शरीफ की असेंबलियां डिसॉल्व होने वाला केस,
तो ये जो जहां तक मामला है डिफेक्शन का, उसके अंदर जब ये मामला आया बेनजीर साहब वाला, और वहां बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि इस तरह के डिफेक्शन की इजाजत दी नहीं जा सकती है, और उस वक्त ये प्रिंसिपल तय हो गया था कि नया कानून बनाया जाए। फिर छांगा मांगा की सियासत को सामने रखते हुए फिर आर्टिकल 63A बनाया गया। अब सवाल जो यहाँ पर आ रहा है फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से समझना है। मिसाल के तौर पर होगा क्या, अभी तो वोट डालने की बात बाद में होनी है, जब दोनों एक तरफ बैठ जाएंगे, दूसरे एक तरफ बैठ जाएंगे, दोनों की अपना डिवीजन इस हवाले से हो जाएगी, वोट तो कास्ट बाद में होने हैं, तो वहीं से क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन किसके साथ है, दूसरा किसके साथ है। वोट तो फिर बाद में एक दरवाजे से जाकर दूसरे दरवाजे से गुजरेंगे तो बात वाज़ेह होगी। लेकिन यहाँ जो बात मजेदार है ना, वो ये है कि आर्टिकल 63 का इतलाक जो है वो बिफोर वोट होगा या आफ्टर वोट होगा। इसके दो हिस्से हैं, एक तो है वोट डालने से रोकना, डिफेक्शन से रोकना है, दूसरा है अगर डिफेक्शन हो जाए तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। वो डिफेक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन तक अमल है, वो है कि क्या उसकी डिस्क्वालिफिकेशन वक्ती होगी या फिर लाइफ होगी 62(1) के हवाले से। हमारे जो स्पीकर इस सारे मसले के लिए उन्होंने बाकायदा वज़ारत कानून के साथ और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से राब्ता किया, उनकी तरफ से राय ली, और उसमें राय ली कि ये मामले में अभी क्लैरिटी नहीं है, इसके लिए आर्टिकल 186 का रास्ता अपनाया जा सकता है। तो स्पीकर के कहने की वजह से ये मामला आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जब तक आर्टिकल 186 के तहत 63A की तशरीह नहीं करती है, स्पीकर रूलिंग पास कर सकता है, और जो मोशन आई है नो कॉन्फिडेंस की, उस पर कुछ नहीं होगा जब तक फैसला नहीं आ सकता। दूसरी जो बात साथ साथ है कि आर्टिकल 63A के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ, नेशनल असेंबली के रूल 2007 के तहत ये बने थे, जहां ये तय होना था कि तरीका कार क्या होगा, वो अब तरीका कार साहब ने अपना लिया, उनको शोकास का एविडेंस बड़ी आ चुकी हुई है। हमारे पास ये भी इस हवाले से भी केस मौजूद है, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का केस है, फरहान चौधरी साहब का केस है कि जो चीज मीडिया पे आ जाए, अखबारों में छप जाए, अगर उसको बट ना किया जाए, अगर उसको इनकार ना करें तो सच माना जाएगा। तो इन तमाम मेंबरान के हवाले से बातें तो आ गई कि मुनर्रफ होने के हवाले से भी आ गई, पॉलिसीज के खिलाफ अपना, और फिर उस मौके पे आई है जब नो कॉन्फिडेंस, यानी कोई ऐसा मौका नहीं था जिसमें नो कॉन्फिडेंस अंदर डिस्कशन है, उनका जाना इंटेंशन और मोटिव उनका सिंध हाउस के अंदर मौजूद होना। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहां पर तमाम MNAs वगैरह मरियम और बताओ ताड़, फिर मौलाना फजल रहमान के लोगों का वहां मौजूद होना इस बात का सबूत है कि वो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने डिफेक्शन करनी है। डिफेक्शन के हवाले से एक मौका दिया उनको कि वापस आ जाए पार्टियों में, अगर वो पार्टियों में आ जाए वापस तो बचत है इनकी, नहीं तो उनकी बाकायदा मेंबरशिप सस्पेंड करके उनकी मेंबरशिप जब खत्म हो जाएगी बतौर पार्टी के हवाले से, जब बतौर पार्टी के हवाले से मेंबरशिप खत्म हो जाएगी तो उनकी जो सीटें है ना, वो सीटें लिखा जाएगा इलेक्शन कमीशन को कि हमने इनकी पार्टी मेंबरशिप खत्म कर दी है, इनकी सीटें खत्म हो गई है, नए इलेक्शन है। जो रिजर्व सीटें होंगी जिसमें माइनॉरिटीज है या खातन की सीटें हैं, उससे आगे लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, वो वहां आ जाएंगे, बाकी जगहों के ऊपर जो है वो जिमनी इलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ तक बात है 72 वोट जो वो पूरा करना चाह रहे हैं, जो खास बैठे हैं ना, तो शायद जो मुनर्रफ अरकान है ना वो वोट भी ना ग्रास कर सकी, तरह की तलवार उनके सर पर लग रही है। और यहाँ एक और भी याद कर रहा है, यूसुफ गिलानी के केस में आपको याद है ना कि कुछ वोटों के ऊपर रिजेक्शन के हवाले से बात आई, यूसुफ गिलानी रूलिंग और स्पीकर ने दे दी, वो चैलेंज हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो स्पीकर की जो रूलिंग है ना उसको उसके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं, रूलिंग फाइनल होगी। यहाँ की दो तरह से रूलिंग आ सकती है, एक डिफेक्शन के हवाले से जब तक सुप्रीम कोर्ट करती है, दूसरा फर्ज करें अगर ये मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है तो स्पीकर उनको इलेक्शन में वोट डालने से रोक देता है, तो उनको ये भी फायदा नहीं होगा। जो आप देखी बैठे हैं शायद इत्तेहादी जमातों की तरफ जाए, हाँ भी यह खबर मेरे पास मौजूद है कि शायद ये 25 तक जो है जिस दिन ये इजलास होना है उस वक्त शायद उस्मान मुतालिब इस्तीफा दे दे तो बात भी शायद खत्म हो जाएगी। तो और इनकी जो बातें है ना, बिलावल भुट्टो की जो बात OIC के हवाले से कह दी है, तो इस बात का सबूत है कि वो उनके गुब्बारे से चुकी, और वैसे भी काजमी साहब बैठे हुए हैं, उनका काजमी साहब ने मुश्ताक चपरासी को उन्होंने स्टेट बैंक नामजद किया। बिल्कुल, कभी आपके प्रोग्राम में
काजमी साहब के पास, अभी आपको बताएंगे कि वो कौन कौन किसको दे रहे हैं इन्होंने। जी जी बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब, काजमी साहब से हम ये भी पूछते हैं कि इनको ये क्यों एतराज़ है कि जब अपोजिशन ख्याली पुलाव पका रही है फिलहाल के इमरान खान को हटाने के बाद हम ये ओहदा इसको देंगे, ये ओहदा उसको मिलेगा, तो उसमें काजमी साहब का बड़ा एक शिकवा सामने आया कि फिर मकसूद चपड़ासी को गवर्नर स्टेट बैंक ना बनाने की क्या वजह है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा काजमी साहब मैं चाहूँगी इसका भी आप जवाब दे दीजिएगा कि मकसूद चपड़ासी के हवाले से आपके जो ख्यालात हैं और क्या इससे सागदार साहब को और दीगर लोग जो फाइनेंस के मामलात को नून लीग में समझते हैं उनको शिकवा नहीं होगा कि हमें क्यों नहीं चूज़ किया जा रहा। लेकिन इसके साथ मैं क्लब करना चाहूँगी एक सवाल के अभी जो रिकॉर्डिंग के हवाले से बात है, इस पर हम देख रहे हैं कि हमारे मीडिया के ज़्यादातर साथी खामोश हैं जो इमरान खान पर बहुत सी चीज़ों पर तनकीद करते हैं, कुछ पर हम भी करते हैं जो गवर्नेंस इशूज़ वगैरह या टीम की गलत सिलेक्शन के हवाले से, लेकिन ये तो पाकिस्तान की कामयाबी है, इस पर ये सब क्यों खामोश है? अच्छा, जहां तक मकसूद चपड़ासी साहब का जिक्र है, मसला ये है कि पिछले दिनों जब हमने इमरान खान साहब के जलसे मैंने सुने तो उसके अंदर कुछ शख्सियात का जिक्र हुआ, जरदारी साहब का जिक्र हुआ, शहबाज साहब का जिक्र हुआ, मौलाना का जिक्र हुआ और साथ मकसूद चपड़ासी का जिक्र हुआ। तो ऑब्वियसली वो एक इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने उसमें ये भी बताया कि ये वो बंदा है जो 15,000 रुपया कमाता है लेकिन कई 100 करोड़ इसके अकाउंट में से निकले। तो मेरे ख्याल में अगर उनको बना दिया जाए गवर्नर स्टेट बैंक या कोई ऐसा ओहदा दे दिया जाए तो टैलेंटेड आदमी जो 15,000 से कई 100 करोड़ कमा सकते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि मुल्क का बजट उनके हवाले कर दिया जाए या स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया जाए तो वो क्या कुछ करेंगे। और इसके साथ साथ उससे ये भी होगा कि जो IMF के हवाले कर दिया खान साहब ने स्टेट बैंक को, तो वो उसको भी हम आजाद करवा लेंगे। तो इस सिलसिले में मैंने मकसूद चपड़ासी साहब का मेरे जहन में आया था और ये मेरी एक जेन्युइन और मैंने बिल्कुल नेक नीति से ये बात की थी, उसमें कोई ऐसी कतन कोई तंज या कोई ऐसी चीज नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो पापड़ वाला है FATF में पापड़ वाला भी फिर अपना रोल प्ले कर सकता है। जी, वो अब देखें, आप बहुत सारे लोग गिला कर रहे हैं कि मंजूर पापड़ वाले का आपने जिक्र नहीं किया, तो भाई अभी सारी वजारतें फाइनल तो नहीं हुई, अभी तो मौलाना का सदर का ओहदा फाइनल हुआ है, कुछ वजारतें फाइनल हुई हैं, तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई ऐसी वजारतें इखलाकियात कोई बना लेंगे, उसमें मंजूर पापड़ वाले को लगा देंगे। मतलब अपोजिशन के पास तमाम प्लान है, इस हुकूमत के जाने के बाद पाकिस्तान को वो दलदल से निकाल लेंगे, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने ये की कि जो अभी रेकोडिक वाला मसला हुआ है उसके ऊपर मीडिया कवर नहीं कर रहा। मसला ये है कि हमारा मीडिया, देखें, कोई भी इंपॉर्टेंट इशू हो ना, हम डे टू डे की चीजों में फंसे रहते हैं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। कभी कभी पार्टी जो है उन्हीं के ऊपर आपकी तवज्जो रहती है कि इस पार्टी ये कह रही है, वो पार्टी वो कर रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी कवरेज होना इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सिर्फ ये एक मसला नहीं है, चाहे आप देख लें कि भारत ने जो हमारे मुल्क के ऊपर एक मिसाइल फेंक दिया था, उस मिसाइल के ऊपर कितनी कवरेज हुई। हम अगर आप देखते, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान से कोई इस तरह का मिसाइल चल के भारत चला जाता, बिल्कुल बिल्कुल, उधर की मीडिया ने तो क़यामत बर्पा कर देनी। तो हमारे मीडिया की, मैं ये नहीं कहूँगा बदनीति है, पर मतलब लगता ऐसी है कि वो इतने बिजी रहते हैं, उन्होंने अपना ही एक बबल बना लिया है, उसी के अंदर जो चीजें हैं बस उसी को कवर करना है, उससे बाहर नहीं निकलना। और सम टाइम उसकी वजह से फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं वो भी उन पर फिर मुनासिब कवरेज नहीं। बिल्कुल सही हो गया। नाज़रीन, रिकॉर्डिंग का मामला यकीनन बहुत ही एक ऐसी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि इससे पाकिस्तान न सिर्फ ये जो 11 अरब डॉलर के कर्जे से हमारी जान छूट गई, जो हमारा जुर्माना हम पर पड़ रहा था, बल्कि ये 10 अरब डॉलर की जो बलूचिस्तान में इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आ रही है, इससे जब बलूचिस्तान डेवलप होगा तो जाहिर है भारत का वो जो घटिया बयानिया है जो वह बलूचिस्तान को एक ऐसे प्रोविंस के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि जैसे वो पाकिस्तान से इतना प्यार नहीं करते, और कश्मीर से इक्वेट करने की जो उनकी घटिया सी साजिश होती है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पंजाब से कहीं ज़्यादा तरक्की करेगा हमारा बलूचिस्तान, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सारे सूबे इक्वल लेवल पर तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, बल्कि आयरॉनिकल सिचुएशन कहना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा मौजूद अल्फाज होंगे कि इमरान खान की टिकट पर
इलेक्शन लड़कर लोग आए, जिस तरह किसी भी सियासी जमात के इंतखाबी निशान पर लड़कर आते हैं पार्लियामेंट में, उनको नशिस्तें मिलती हैं, उसके बाद अब उसी पार्टी के खिलाफ, उसी पार्टी का मेंबर होते हुए उस वजीर आजम के खिलाफ वोट कास्ट करना जाहिर है कि आइन शिकनी तो है, लेकिन जो मुनहरिफ अरकान हैं पीटीआई के या जो दीगर लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम इमरान खान की हुकूमत को गिराएंगे और भले हमें हॉर्स ट्रेडिंग ही करानी पड़े इनके ज़रिए, वो इसको कुछ यूं जस्टिफाई करते हैं कि जी वो हुकूमत से बहुत तंग हैं। सो अभी सिंध हाउस में हमने एक एपिसोड देखा जिसमें पीटीआई के कुछ अरकान समेत कुछ खवातीन पीटीआई की जो रिजर्व सीट्स पर आई थीं वो वहाँ पर पाई गईं, और जब शायद ज़राए के मुताबिक कहा जाता है कि इमरान खान साहब सबूत के साथ उनको एक्सपोज करने ही वाले थे, तो वो खुद ही मान गए कि हाँ जी हम इमरान खान के हक़ में वोट नहीं देंगे अदम एतमाद में, और बल्कि अपोजिशन के हक़ में वोट करेंगे तो ऑब्वियसली इमरान खान के ख़िलाफ़ वो वोट पड़ जाएगा। क्या ये हुकूमत की साख को कमज़ोर दिखाता है या फिर ये एपिसोड ऑपोजिशन के गले पड़ गया है? ये दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से पूछते हैं। अतर काज़मी साहब पहले आप बता दीजिए, फिर अज़हर सिद्दीक साहब के पास चलते हैं। देखिए, आपको पता है कि शुरू से ही इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये सब असाब की जंग है। खान साहब ने भी इसका जिक्र किया, और आपको याद होगा कि जब खान साहब ने जलसे के अंदर इस हवाले से इल्जाम लगाया कि सिंध हाउस के अंदर जोड़ तोड़ हो रही है, उसके बाद जब प्रेशर पड़ा तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि सिंध हाउस में तो सिर्फ हमारे अपने लोग, लेकिन जब असाब उनके ऊपर ज्यादा दबाव पड़ा और उनके हाथ पांव फूले जब ऑपोजिशन के, तो फिर उन्होंने खुद फोन करके मीडिया को बुलाया कि ये ना हो कि कहीं छापा पड़ जाए या कोई कार्रवाई कर दे हुकूमत, और फिर मीडिया को बुला के इंटरव्यू दिए गए, और वहां पे सब लोगों ने सामने बैठ के मीडिया को इंटरव्यू दिए। लेकिन इसमें जो मेरे लिए एक चीज है वो जो बहुत बाइसे फिक्र है, वो ये है कि माजी के अंदर भी हमारे यहाँ इस तरह की चीजें होती रही, वोट खरीदते जाते रहे, हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई, चांगा मांगा की एपिसोड हमारे सामने है, लेकिन उसके ऊपर लोग शर्मिंदगी महसूस करते थे। वो लोग जो उसमें शामिल होते थे वो कभी सामने नहीं आते थे। अब हम इस तरफ इतनी सियासी पस्ती की तरफ गामजन हैं कि ये कौन से सियासी लोग हैं जो अपने वोट और जमीर का सौदा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मीडिया पे आके फखरिया उसके इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, और वो लोग जो उनको लेके आए हैं वो इंटरव्यू अरेंज करवा रहे हैं। एक सूबे का जो घर है कैपिटल के अंदर, वो घर इस्तेमाल हो रहा है, सूबे की रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी परेशान कुन सूरत हाल है हमारे इस निजाम के लिए। जहां तक ये ताल्लुक है कि इसका नुकसान किसके हुआ, ऑब्वियसली ये वो लोग थे जिनको अपोजिशन ने छुपा के रखा हुआ था, आखिरी टाइम के ऊपर इनको शो करना था ताकि हुकूमत को पता ना चल सके। लेकिन अब जिस तरीके से ये लोग सामने आ गए हैं, उसके क्या कानूनी पहलू सामने निकल सकते हैं। अजहर सदीक साहब ने भी जिक्र किया कि ये लोग खुल के सामने आ गए, अब मुख्तलिफ इनके हवाले से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, शो कॉज नोटिस वगैरह भी जारी कर दिए गए। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे ऑपोजिशन को इससे नुकसान हुआ है। इखलाकी तौर पे मेरा नहीं ख्याल है इखलाकी तौर पे उनको क्या नुकसान हो। बिल्कुल सही। और इखलाकियात हैं ही क्या जो किसी भी तरफ फ्लोर क्रॉसिंग हो, भले इधर के उधर जाएं उधर के इधर जाएं। अजहर सिद्दीक साहब, योर टेक ऑन द मैटर। देखिए ना मलिया, दो बातें तो बड़ी वाजे हो गई हैं। मैं बैठे जो काजमी साहब ने आज ट्रेंड ऑफ द डे बना दिया हुआ है, तो एक नाम मुझे और मिला है, वो मुश्ताक चीनी नाम है उनका, कि सिंध हाउस के हवाले से बात आ गई है। मेरा ख्याल है गवर्नर सिंध जो है ना, वो मुश्ताक चीनी को बना दिया जाए। बेहतरीन 600 मिलियन वो भी है, वो सोना भी स्मगल करता था, जहाजों में दे के आना, वो सारी बातें अपना काजमी साहब जरूर सोचिएगा इस बारे में कि मुश्ताक चीनी के लिए आप पूरी जोड़ तोड़ जरूर कीजिएगा उसको गवर्नर सिंध बनाने के हवाले से। वैसे भी लंदन बैठे हुए तो कर सकते हैं जोड़ तोड़। हाँ बिल्कुल, काजमी साहब मेरे ख्याल में। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर जितनी बातें हो गई हैं, जरा एक बात समझना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। वो इसको समझे ना समझे, हमें बात बड़ी सीधी। आर्टिकल 234 अगर देखा जाए तो जो सैयद रशीद साहब ने गवर्नर राज लगाने के हवाले से बात की है, वो बिल्कुल सीख की है। यानी आप करप्शन खुल के आप कर रहे हैं, स्टेट विद इन स्टेट बनाई हो, और आप दीदा दिलेरी से उस करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं। अब इसमें अभी तक मैं हैरान हूं कि FIA ने किसी और इदारे ने अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया इनके खिलाफ, जो पैसे आने के हवाले से बात है। और आपने शुरू में जिक्र भी किया है नेशनल एंडोमेंट फंड फॉर डेमोक्रेसी के हवाले से,
वो इतना खतरनाक मामला है। उनको अगर जोड़ा जाए, यानी को तकरीबन 14 अरब या 10 अरब के करीब कहा जा रहा है, ये तो अब मिल चुका है, और वो बाकी को 50 अरब के करीब रकम है। ये जो आप पैसे लेन देन हो रहा है उसके सबूत के बिटकॉइन की शक्ल में मौजूद है, यानी ये सिर्फ कैश की शक्ल में नहीं आए, या किसी ना किसी शक्ल के अंदर आए हैं। तो यहाँ जब तक आप फौजदारी कार्रवाई नहीं करते इनके अगेंस्ट, फौजदारी कार्रवाई आज करें, ये सारे सबूत आ जाएंगे। टेलीफोन का डाटा रिकॉर्ड कोई मुश्किल काम है, इनका 1 महीने 1.5 महीने का डाटा निकाल लें आप, टेलीफोन के राब्ते सारे सामने आ जाएंगे, किसकी किससे बात हुई है। तो जहां डिफेक्शन का केस बनेगा, वहां इनके अगेंस्ट फौजदारी के केस के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर बात आ जाएगी। और साथ साथ एक और काम कर सकते हैं, एक जुडिशल कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन के अंदर ये चीजें सारी तहकीक करके सामने कौम की आ जाएंगी, और आइंदा से बैठकर ये तय हो जाएगा कि ये इस तरह के डिफेक्शन करने वाला आदमी जो है ना, वो बच नहीं सकेगा। हम इसको इजी ले रहे हैं इस बात कि 18वीं तरमीम और पुरानी हिस्ट्री अगर उठाकर देखें, साबिर शाह का केस देखें, सब सवाब में उठाकर जब लेकर गए, तो वहां ये प्रिंसिपल ये इन सियासी जमातों में उस वक्त तो इमरान खान साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का गालिबन हिस्सा नहीं थे, इन्होंने बैठकर ये चीजें तय की थी, और ये तय किया था कि हम किसी तरह ये छंगा मंगा नहीं होने देंगे, और असेंबलियों वक्त से पहले तोड़ेंगे नहीं। अब तो एजेंडा उनका ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब को गिरा कर असेंबलियां तोड़ने का उनका इरादा है, उनका एजेंडा सारा सामने आ चुका है। तो ये तो फिर मजाक ही बनाया ना, 58(2) अगर डाइल्यूट किया तो 58(2) किसी ना किसी शक्ल में तो आज भी मौजूद है। इसलिए मैंने प्रेस रिलीज जारी की थी कि अगर वक्त से पहले असेंबलियां तोड़ी गई तो इसको चैलेंज किया जाएगा। जजमेंट सारी मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, इतना आसान काम नहीं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब तो ये सारे इकट्ठे हो गए। जो 3 स्टूजेस का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो इंडियन बड़ी मशहूर फिल्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, वो 3 इडियट का नाम इस्तेमाल हुआ था, कहीं बुरा ना मान जाए इस बात का। अगर वहां वो करेक्टर उठाकर आप देख लें तो आप लोगों को सबको समझ आ जाती है। अगर मुल्क के साथ सिंसियर है तो इस मुल्क में जो रवायात आपने तय कर दी है, जो प्रिंसिपल आपने तय कर दिए हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसका इतलाक करें। अगर फिर आपने वापस वही जाना है, इसका मतलब क्या है कि आप ये करप्शन और इस तरह की सियासत जो है वो आप चलाना चाहते हैं, वो शायद आप इस पाकिस्तानी कौम जो है ना वो चलने ना दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अतर काज़मी साहब, एक आजकल बड़ी एक इंटरेस्टिंग बहस चल रही है कि ऑपोजिशन की जानिब से कहा जाता है कि जी अब इदारे बहुत न्यूट्रल हो गए हैं और हमें बड़ी खुशी है, कोई फ़ोन नहीं आते, इदारे बहुत न्यूट्रल हैं। यही वो लोग थे जो पहले कहते थे कि जी इदारे बिल्कुल न्यूट्रल नहीं। हालांकि मेरी नज़र में पर्सनली अगर मैं देखूं, आपकी भी राय मैं जानना चाहूँगी इस हवाले से, इदारे पहले भी उतने ही न्यूट्रल थे जितने आज न्यूट्रल हैं। जितना ये दंगा फसाद करने की कोशिश हमने माजी में देखी, 2019 में फजलुर रहमान साहब इसी तरह अंसारुल इस्लाम का पूरा वो जत्था लेकर इस्लामाबाद आ गए थे, तो फौज अगर चाहती इंटरवीन करना तो बहुत आसान था मार्शल लॉ लगाना। सो अब आपको आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि कियोस की तरफ जा रही हैं, तसादुम की तरफ जा रही हैं चीज़ें, या आपको लगता है कि इदारे कुछ हद तक इंटरवीन करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन? जहां तक इदारों के ऊपर इल्जाम का ताल्लुक है, आपको पता है कि जब से 2018 के इंतखाबात हुए उसके बाद मसलसल इनकी जानिब से इदारों के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। लेकिन जो ही इनको फतह मिली बल्दियाती इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो एकदम से इन्होंने इदारों की तारीफ करना शुरू कर दी, उनको न्यूट्रल करार देना शुरू कर दी, और अभी भी ये इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि जी इदारे न्यूट्रल हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आने वाले दिनों में इनको कोई सियासी शिकस्त होती है तो ये इन्हीं इदारों के ऊपर दोबारा तनकीद कर रहे होंगे, दोबारा उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे होंगे। इसलिए कि जिस किस्म के इल्जामात इदारों पे लगाए गए, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सियासी तारीख में इस तरह की मिसालें मिलती हैं। जर्नैलों के नाम ले लेके जलसों के अंदर उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, उनको कौमी मुजरिम कहा गया, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इस तरह की बातें की गई कि हम उनका एहतसाब करेंगे, और मतलब कि मुल्क के अंदर ये जो अफरा तफरी है इसके पीछे कौन है। मतलब बहुत सारे इस तरह की अनफॉर्चुनेट बातें हमने देखी जो पहले हमने कभी नहीं देखी। और वजह क्या? वजह सिर्फ ये कि आप इंतखाबात हार, कल अगर आप तहरीक अदम एतमाद हार जाएंगे तो इसी न्यूट्रल के ऊपर आप चढ़ाई कर देंगे, आप कहेंगे कि जनाब ये तो न्यूट्रल नहीं है। तो ये एक चीज है। और उसके साथ साथ बाकी ये है कि वो ये समझते हैं कि शायद हम ये जीत जाएंगे और हुकूमत हमने आगे बनानी होगी, तो हमने उनका ताउन चाहिए होगा। तो मेरे ख्याल में जब आपका असूली मौका है तो वो तो फिर आपका असूली मौकिफ रहता है। ये नहीं हो सकता कि एक वक्त में मौकिफ कुछ और हो और आगे जाके मौकिफ कुछ और हो जाए। तो मेरे ख्याल में यही वही जो मुफादात की सियासत है, इस वक्त उनको ये लगता है कि ये जो बयानी है इसको लेके हम चलेंगे तो इससे हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा और हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट अपने लिए इकट्ठी कर सकते हैं, इत्तेहादियों से भी और हुकूमत के जो अपने MNAs हैं उनसे भी। तो मेरे ख्याल इस वजह से
वो ये बयानिया लेके चल। बिल्कुल सही। अजहर सिद्दीक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ये तासुर क्यों ऑपोजिशन की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से दिया जा। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं? अजहर सिद्दीक साहब, ये क्यों तासुर जानबूझकर बनाने की कोशिश की जा रही है इस्लामाबाद के कुछ हलकों में ऑपोजिशन के कुछ रहनुमाओं की जानिब से कि बस हमारे मामलात सीधे हो चुके हैं और अब बस इमरान खान को फौज हटवाना चाहती है? ये क्यों तासुर दिया जा रहा है? क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त, आज हम अपने बचपन का नहीं जानते, हम आज से 15-20 साल 10 साल पहले के मामलात नहीं जानते, मार्शल लॉज लगते रहे, हमें नहीं पता। हमें आज का पता है कि आज का आर्मी चीफ, आज का DGISI, आज की फौजी क़यादत बिल्कुल किसी सूरत पाकिस्तान के सियासी सेटअप में इंटरवीन करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर ये इल्जामात क्यों? देखिए आप मलिया, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इनकी तारीख ये यही है कि ये हमेशा इदारों को अपने साथ मिलाकर खेलते रहते हैं। नवाज शरीफ को अगर पाला था तो गवर्नर जिलानी और उस वक्त के ज़ियाउल साहब को पाला था। तो इनको आदत पड़ गई हुई है कि हर जायज और नाजायज काम इन लोगों को इन्वॉल्व करके करते थे। मौजूदा ये 3 साल या 4 साल के दौर में मैंने ऐसी कोई चीज देखी नहीं है। अब वो यानी पीछे भी मदद मांगते रहे हैं। रिकॉर्ड की बात है, जब पनामा का केस हुआ तो कहते रहे कि हमारी मदद करें, जब वो मदद ना की तो बहस करना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे इल्जामात, घटिया इल्जामात लगाए जिनका सबूत कोई नहीं है। रिकॉर्ड तो अगर होता तो सामने आ जाते। और आज अब क्या है, अब बैठकर जो पैसे ले देकर काम कर रहे हैं ना, तो वो चाह रहे हैं कि वो गंदी सियासत के अंदर ये सारा काम हो जाए और इदारे खामोशी से बैठे रखें। मैं नहीं समझता कि ऐसे मामले में हमारे यहाँ कोई इदारे, जब ये सारा गंद हो रहा हो, जहां लूट मार जारी हो, तो इस तरह के लोग खामोशी से बैठ सकते हैं। सब प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिलाइन करने की, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत और इस तरह के मामले में ना कोई चुप रह सकता है, ना कोई बैठ सकता है। ये जो इल्जाम लगाने की बात की है ना कि बैठ के फौज ने या ISI को खेल खेल रही है, मैं नहीं समझता किसी तरह से भी ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश ये है कि वो चाहते हैं हम गंद खेल रहे हैं ना, जो हो इसकी इस तरफ नजर किसी की तरफ ना आए। बिल्कुल सही, जो चाहते हैं बिल्कुल जी। अजहर सिद्दीक साहब, अब ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पे जाने से पहले और आपको अलविदा कहने से पहले क्विकली मैं चाहूंगी लास्ट 30 सेकेंड्स आप लोग एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें दोनों। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन और हुकूमत अपने अपने जलसे कर पाएंगी 27 तारीख को, हाँ या ना? मुझे तो लगता है कि हुकूमत तो करेगी, ठीक है, और अब देखते हैं ऑपोजिशन कर पाती है। बिल्कुल सही जी। अजहर सिद्दीक साहब ये देखिएगा, जहां तक हुकूमत है, हुकूमत तो इमरान खान साहब ने टेम्पो बना लिया, वो तो जलसा करेंगे हर हालत में। अपोजिशन जो है वो हालात बिगाड़ने की कोशिश करेगी। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्लान बी जो है उनका यही है। प्लान सी इससे ज्यादा खतरनाक है। अपोजिशन जो है वो जान के गंद करने की कोशिश करेगी, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब करने की कोशिश, ताकि मुल्क में हालात खराब हो और आवाम। बिल्कुल ठीक हो गया नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट में हम ज़रा बात करेंगे बैरूनी आलमी जो ताकतें हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है कि वो अपोजिशन को हेल्प कर रहे हैं, इस इल्ज़ाम में किस हद तक सदाकत है और इसके क्या सबूत किसी का दावा है कि सामने आए हैं। इस हवाले से बात करेंगे अगले सेगमेंट में आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो एक ऐसी साजिश के हवाले से क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे ऑथेंटिक सबूत उनके हाथ लग गए हैं जिससे साबित हो रहा है कि अपोजिशन जमातों को इस वक्त आलमी ताकतें कैसे हेल्प कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़ीर बराए जेल खानाजात जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप जो क्लेम कर रहे हैं, मैं टीवी पर भी देख रही थी और आपके सोशल मीडिया भी देख रही थी, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपने इस क्लेम में कि अपोजिशन को आलमी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं फाइनेंशियली। और ये जो नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, जो यूक्रेन में भी बताया जा रहा है मुबैना तौर पर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, आपका ये कहना है कि पाकिस्तान की भी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो पैसा लगा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमको इल्जाम नहीं लगा रहे। एक डॉक्यूमेंट है जो कल से मैंने और ओरिया मकबूल जान साहब ने सोशल मीडिया पे जो है वो अपनी पोस्ट पे चढ़ाया है जी, और वहां से फिर वायरल हुआ और आज सुबह फिर मैंने उसको टीवी चैनल्स पे भी चलाया।
वो डॉक्यूमेंट, ये NED है, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये एक अदारा है। 18 नवंबर 1983 को अमेरिकन कांग्रेस ने इसको एस्टेब्लिश किया था। सही। और इसका बुनियादी मकसद ज़ाहिरन तो ये नजर आता है कि दुनिया के मुल्कों में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए जनाब इसकी फंक्शंस हैं। इसमें एक लेटर है जो हमने अपलोड किया है अपने ट्विटर, फेसबुक पे। बिल्कुल। जो लेटर कैटेगोरिकली ये है वो ये शो कर रहा है कि इसका यहाँ का जो इंचार्ज है, इस जना हेड है, वो अपने हेड ऑफिस में जनाब रिपोर्ट कर रहा है कि हमने 2021 के अंदर ये काम किया पाकिस्तान के अंदर, और हमने जनाब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $80 लाख, $8 मिलियन, वो हमने 3 पर्पस के लिए रखा, जिसको हमने 30 प्रोजेक्ट्स हैं और 20 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर हमने ये लगाया। और उसमें कैटेगोरिकली लिखा कि उसने बिलावल जरदारी से, उसने श्री रहमान से, उसने आपके शाहिद खान अब्बासी से, अता तारड़ से और मुराद अली शाह से, इस तरह के कई उनसे मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान के अंदर 2023 के इलेक्शन को अच्छे तरीके से, उन्होंने तो ये अल्फाज यूज कर रहे हैं ना, अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, डेमोक्रेटिकली मैनेज करने के लिए। और फिर उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ ब्लेम्स लगाए कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज हो रही है, वो हो रही है। ये 19 अक्टूबर 2021 के आज से 3-3.5 महीने पहले। अब फिर आप ये देख रही हैं कि ये $80 लाख, आपको पता है 140 करोड़ रुपया बनता है, ये 1 अरब 40 करोड़ रुपया बनता है। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लगाया है, आप मुझे खुद बताएं मौजूदा जो हालात वाकयात हैं और पिछले 2-2.5 साल से जो पाकिस्तान के और अमेरिका के रिलेशंस हैं, उसके तनाजुर के अंदर आप बताएं उन्होंने किस मकसद के लिए जना यहाँ पे ये 1.5 अरब रुपया जना इन्वेस्ट किया है। और फिर अभी मैं ये दावे से कहता हूँ कि जो अभी ये इन्होंने लॉन्ग मार्च जो है ना, वो छोटू जरदारी ने, बिलावल जरदारी ने किया, 3000 बंदा, 25-25 हजार, 30-30 हजार पे इन्होंने हायर किया था। 3000 बंदा। अच्छा। उनको ट्रांसपोर्ट यूज करके वहां से कराची से लेके निकले और इस्लामाबाद तक, तकरीबन इनका इस पूरे लॉन्ग मार्च के नाम नहाद लॉन्ग मार्च पे वही 3000 बंदा हर शहर के अंदर, छोटे बड़े शहर में, पंजाब और सिंध के और इस्लामाबाद, वही गाड़ियों से उतरता था, उन्हीं से खिताब करते थे और फिर उन्हीं को दोबारा बिठा के अगले जनाब स्टेशन पे चले जाते थे। इसके ऊपर तकरीबन 1 अरब रुपया लगा, 1 अरब रुपया। फिर एक दूसरा इल्जाम ये भी है कि जो हमारी जनाब वो नुसरत वाहिद साहिबा जो हमारी है एक MLA, उन्होंने कराची के अंदर बड़ा क्लियर कट कहा, और फिर मौलवी फजल रहमान ने हमारे KPK के एक MLA को जना प्रेशराइज कर रहे हैं कि 16 करोड़ 20 करोड़ रुपया ले लो और हमारे साथ आ जाओ। अब ये भी एक हकीकत है कि इस लॉन्ग मार्च का दूसरा पर्पस क्या था, वो करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए जो इन्होंने तकसीम किए हैं और आगे करने का प्लान है, ये सारे का सारा इस लॉन्ग मार्च के जरिए से कराची से इस्लामाबाद तक पहुंचा और इस वक्त सिंध हाउस में है। अब ये सारी एक गेम है जो सबको समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है, बस बोलने की जरूरत या मैंने कर ली या औरिया मकबूल जान साहब ने कर ली, उसके अलावा और किसी को जरूरत नहीं हुई। अब इसमें मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की अदालतों का, पाकिस्तान के रियासती अदारों का, ये इसके ऊपर मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रिप करें, चेक एंड बैलेंस करें। पाकिस्तान की एक जमहूरी हुकूमत, पाकिस्तान की एक अवामी हक नुमाइंदगी रखने वाली हुकूमत, उसको इस तरीके से टॉपल करने की कोशिश की जा रही है जो सरीहन जमहूरियत के, इंसानियत के और मोरालिटी के खिलाफ है। बिल्कुल सही। और आखिर में फैजुल हसन चौहान साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये खबरें बहुत हम तक पहुँची मीडिया के ज़रिए, तो एक तरफ से पहुँची जो हमारे अपने ज़ाती मिलने मिलाने वाले लोग हैं, जो हम जानते हैं, सिटिंग MNAs MPAs हैं, उन्होंने बताया कि किस किस तरह उनको बोलियां लगाई गई, बड़े करोड़ों रुपए की ऑफ़र की गई, 16 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़। अभी तो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जिन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए हैं, वो तो कुरान पाक पे हलफ उठाकर कहते हैं कि जी हम नहीं बिके। और शाहिद खान अब्बासी साहब का कहना है कि कोई पैसे हमने ऑफर नहीं किए। इस हवाले से आपकी क्या इत्तलात हैं, क्योंकि आप भी पंजाब के सिटिंग मिनिस्टर हैं, क्या खरीदो फरोख्त चल रही है? ये बिल्कुल वही बात होगी, वो जो शेख साहब होते हैं ना, जो टिपिकल शेख जो ना कारोबार करने वाले, वो एक कपड़े की दुकान थी एक शेख साहब की, तो वो क्या करते थे, सुबह ही सुबह थान जो ना अपने घर वालों के सामने रख के कहते थे बोली लगाओ। बेटा कहता था इतने का, बेटी कहती थी इतने का, ये आगे से कहते थे नहीं, बीवी कहती थी इतने की, ये कहते थे नहीं, रेट ऊपर ऊपर करवा के ना हर को इनकार करके फिर ये थान लेके ना दुकान पे बैठ जाते थे। दुकान पे कोई गाहक आता था ना, ये अल्लाह रसूल की कसम खा के कहते थे इन्ना तो मनु कार पे आए मैं नहीं दिता जाना, ठीक है ना जी।
तो यहाँ पे भी ये हिसाब है। इस किस्म की चतर चलाकियां ना करें हमारे साथ। इनसे पूछो सिंध हाउस में क्या करने गए थे? अगर तुम्हारा इतना ही जमीर जिंदा था तुम अपने घरों में बैठते, तुम कहते नहीं हमने वोट देना जी, घरों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। सिंध हाउस में अच्छा एक चीज मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट करूंगा इसमें, मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा और मैं एहसानमंद हूं चौधरी परवेज लाई साहब का, और मैं कहता हूं पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को भी एहसानमंद होना चाहिए चौधरी परवेज लाई साहब का। मैं कहता हूं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी एहसानमंद होना चाहिए चौधरी परवेज लाई साहब का। आप पूछेंगे क्यों? उसकी वजह क्या? चौधरी परवेज लाई साहब ने आज से 4 दिन पहले सबसे पहले डिस्क्लोज किया था कि 12 बंदे सेफ कस्टडी में अपोजिशन वालों के पास मौजूद है। उन्होंने ये बात कही तो अगले दिन ही जनाब इनको मजबूरन अपने बंदे शो करने बोलना पड़ गया। तो ये चौधरी परवेज लाई साहब का एहसान सारी जिंदगी हिस्ट्री के अंदर आएगा जरा। बिल्कुल सही। फयाजुल हसन चांद साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेट की किल्लत है, इंशाल्लाह आपसे फिर जरा तफसील से अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आपके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले जुमे को रात 8 बजे इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।